अगर मैं आपसे पूछूं कि एआई रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा फ़ायदा किस कंपनी को मिलेगा? एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टीसीएस, एचसीएल? शायद आपका जवाब इनमें से ही कोई होगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगले 10 साल में सबसे बड़ा पैसा उन कंपनियों में बन सकता है जो एआई नहीं बनाएंगी बल्कि एआई को चलाने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगी। और इसी वजह से टीसीएस, एचसीएल, रिलायंस, अदानी, एलएनटी, ब्लैकस्टोन, डिजिटल रियलिटी सब एक साथ एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, और वो दिशा है डेटा सेंटर्स का। आज की वीडियो में केवल डेटा सेंटर्स पे हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम समझेंगे कि भारत का अगला इंफ्रास्ट्रक्चर बूम कहाँ बनने वाला है और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को किन सेक्टर्स पे नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। सबसे पहले एक बहुत आसान सवाल, एआई आखिर चलता कहाँ है? हम चैट जीपीटी खोलते हैं, जेमिनाई का इस्तेमाल करते हैं, क्लॉड का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट यूज़ करते हैं, लेकिन ये सब किसी लैपटॉप में, आपके लैपटॉप में नहीं चलते हैं। वो तो बस हम देखते हैं वहाँ। इसके पीछे हज़ारों जीपीयू, लाखों प्रोसेसर्स, पीटाबाइट स्टोरेज, कूलिंग सिस्टम्स, पावर सप्लाई, फाइबर कनेक्टिविटी, सब कुछ एक साथ फंक्शन करते हैं। इसी पूरे इकोसिस्टम का नाम है डेटा सेंटर, यानी एआई की पूरी फैक्ट्री। अगर एआई नई इलेक्ट्रिसिटी है तो डेटा सेंटर उसका पावर प्लांट है। अब समझिए अचानक टीसीएस क्यों बदल गया है। इतने वर्षों तक टीसीएस का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल था। क्लाइंट आया, सॉफ्टवेयर बनाया, मेंटेनेंस किया, रेवेन्यू कमाया, एसेट लाइट मॉडल। लेकिन एआई इस पूरे मॉडल को बदल रहा है। जेनरेटिव एआई कोडिंग कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, मेंटेनेंस को भी ऑटोमेट कर रहा है। मतलब जो काम पहले लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते थे, उसका बड़ा हिस्सा एआई करने लगेगा। और यही वजह है कि आईटी सर्विसेज कंपनीज को नया ग्रोथ इंजन चाहिए, और इसलिए टीसीएस ने हाइपर वॉल्ट शुरू किया। कंपनी अगले दशक में 1 गीगावाट एआई रेडी डेटा सेंटर कैपेसिटी डेवलप करने के लिए लगभग 6 से 7 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट करने पे काम कर रही है। एचसीएल भी पीछे नहीं है। उन्होंने कहा है कि 3500 करोड़ इन्वेस्ट करने की उन्होंने घोषणा की है। 50 मेगावाट एआई डेटा सेंटर कैपेसिटी। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने सर्वम एआई में निवेश किया है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना, एआई मॉडल भी अपना, एंटरप्राइज क्लाइंट्स भी अपने, और ये पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन है। यानी सॉफ्टवेयर से लेकर एआई मॉडल और डेटा सेंटर तक पूरी वैल्यू चेन पकड़ने की कोशिश की जा रही है इन आईटी कंपनियों के द्वारा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या केवल टीसीएस और एचसीएल ही ऐसा करेंगे? मुझे नहीं लगता है। हिस्ट्री देखिए, क्लाउड आया तो सब आए, डिजिटल पेमेंट आया तो सब आए, ईवी आया तब सब कंपनियां आईं। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा ही हो सकता है, चाहे वो इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा हो, विप्रो हो, एलटीआई माइंडट्री हो, परसिस्टेंट हो, कोफोर्ज हो। इनमें से कई आने वाले वर्षों में किसी न किसी रूप में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेज्ड एआई सर्विसेज या सॉवरेन क्लाउड की दिशा में बढ़ सकती है। लेकिन कहानी केवल आईटी सेक्टर की नहीं है। असल कहानी यहीं से शुरू होती है। जब भी कोई डेटा सेंटर बनता है तो उसमें सॉफ्टवेयर से ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है, और यहीं से शुरू होती है दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए। सबसे पहला विनर, ऑफ कोर्स एवरीवन नोज, पावर सेक्टर। एआई डेटा सेंटर बिजली खाता नहीं है, बिजली पीता है। एक बड़ा एआई डेटा सेंटर कई छोटे शहरों में जितनी बिजली कंज्यूम कर सकता है उसके बराबर। यानी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन,
रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, इन सब की डिमांड बढ़ेगी और इसलिए नज़र रखनी चाहिए। कहीं से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर, अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी कंपनियों पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। दूसरा विनर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गियर्स, सबस्टेशन, बस डक्ट, सर्किट प्रोटेक्शन, कूलिंग इक्विपमेंट्स। डेटा सेंटर बनने से पहले ये सब लगता है। यानी बनाने वाली कंपनियां कौन कौन? सीमेंस, एबीबी, श्नाइडर, सीजी पावर, हिटैची, जी वर्नोवा, इन सारी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे इसके ऑब्वियसली। तीसरा विनर कूलिंग। एआई सर्वर सबसे ज़्यादा हीट पैदा करता है। लिक्विड कूलिंग, इमर्जन कूलिंग, एचवीएसी, प्रिसीजन कूलिंग, इन सब की डिमांड एक्सप्लोजन देखने में मिल सकती है। ये शायद सबसे अंडररेटेड थीम है। और चौथा विनर रियल एस्टेट। डेटा सेंटर कहीं हवा में नहीं बनेगा, उन्हें चाहिए ज़मीन, पानी, पावर कनेक्शन, इंटरनेट की फाइबर कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल पार्क्स। और यही कारण है कि मुंबई हो, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, नोएडा और गुजरात डेटा सेंटर हब बनते जा रहे हैं। पांचवा विनर कंस्ट्रक्शन सेक्टर। डेटा सेंटर बनाना किसी ऑफिस बिल्डिंग जैसा नहीं होता है। स्पेशल सिविल डिज़ाइन करनी पड़ती है। हेवी फ्लोरिंग, फायर प्रोटेक्शन, पावर बैकअप, सिक्योरिटी, मैकेनिकल सिस्टम, और इन सब को प्रोफिशिएंटली करेंगे इंडिया की कौन सी कंपनियां? लार्सन एंड टुब्रो, केईसी, टेक्नो इलेक्ट्रिक, कल्पतरू जैसी कंपनियां लंबे समय तक फ़ायदा उठाती रहेंगी इस डेटा सेंटर के बनने का। छठा विनर जो है वो है ऑप्टिकल फाइबर। डेटा सेंटर का मतलब है मैसिव डेटा का मूवमेंट, यानी फाइबर नेटवर्क्स, सबमरीन केबल्स, इंटरनेट एक्सचेंजेस, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही पे आती हैं कौन सी कंपनियां इंडिया की? टाटा कम्युनिकेशंस, भारती एयरटेल। अगर और ऐसा दो तीन और कंपनियां हैं, लेकिन मेजर बेनिफिशियरीज ये होंगी। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत ही क्यों? दुनिया का लगभग 20% डेटा भारत में जनरेट होता है, लेकिन डेटा सेंटर कैपेसिटी अभी भी ग्लोबल शेयर की तुलना में काफ़ी कम है हमारा। डेटा लोकलाइजेशन, प्राइवेसी रूल्स और एआई एडॉप्शन लोकल कैपेसिटी की डिमांड बढ़ा रहे हैं। चाहे वो यूपीआई हो, आधार हो, एनडीसी हो, डिजिटल हेल्थ हो, अकाउंट एग्रीगेटर हो, एआई एडॉप्शन हो, सब कुछ लोकल डेटा चाहता है। यानी डेटा बाहर ना जाए, डेटा हमारा यहीं का यहीं रहेगा, और जहां डेटा रहेगा वहीं डेटा सेंटर्स बनेंगे। अब एक इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़रूरी बात, गलती मत कीजिए, हर डेटा सेंटर कंपनी मल्टी बैगर नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। हज़ारों करोड़ लगाने पड़ते हैं और रिटर्न्स आने में सालों लगते हैं। पावर कॉस्ट, कूलिंग कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, सब कुछ बहुत बड़ा है। यानी रेवेन्यू जल्दी नहीं आएगा, लेकिन जो कंपनीज स्केल बना लेंगी उनके पास मजबूत कॉम्पिटिटिव मोट बन जाएगा। एक बार एक और दिलचस्प ट्रेंड समझिए। पहले आईटी कंपनीज क्लाउड किराए पे लेती थी, अब क्लाउड खुद बनाना चाहती हैं। पहले जीपीयू किराए पे लेते थे, अब जीपीयू खुद खरीद रहे हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्स करते थे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करना चाहते हैं। यानी एसेट लाइट से एसेट हैवी मॉडल की तरफ ये आईटी कंपनियां मूव कर रही हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट बदलाव है जिस पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। अब मेरा सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन, आज मार्केट का ध्यान केवल टीसीएस और एचसीएल पे है, लेकिन अक्सर स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा उन कंपनियों में बनता है जो हेडलाइंस में नहीं, बेसिकली आपको छिपी हुई रहती हैं पीछे कहीं। जैसे ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी, कूलिंग इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी, पावर केबल बनाने वाली कंपनियां, इलेक्ट्रिक पैनल बनाने वाली कंपनियां, यहाँ तक इंडस्ट्रियल रीट्स, फाइबर कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी। यानी सेकंड ऑर्डर बेनिफिशियरीज जो हैं डेटा सेंटर की, वो ज़्यादा बड़ा रिटर्न दे सकती हैं। यही वो जगह होती है जहाँ कई बार सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स छुपे होते हैं।
मेरे अनुसार एआई केवल सॉफ्टवेयर स्टोरी नहीं है, ये पावर स्टोरी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है, ये कंस्ट्रक्शन स्टोरी है, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टोरी है, ये कूलिंग स्टोरी है, ये टेलीकॉम स्टोरी है, और सबसे बड़ी बात, ये अगले 10 से 15 वर्षों का कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल बन सकता है। इसलिए अगर आप केवल एआई कंपनियां देख रहे हैं तो शायद आप आधी कहानी देख रहे हैं। पूरी कहानी डेटा सेंटर रिवॉल्यूशन में छिपी हुई है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही डीप रिसर्च आधारित वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा आपके हिसाब से इस डेटा सेंटर रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट विनर कौन हो सकता है। याद रखिए, एआई रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा पैसा शायद एआई बनाने वालों से भी ज़्यादा एआई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वालों में बन सकता है। मार्केट अक्सर वही रिवॉर्ड करता है जो भविष्य के लिए सड़क बनाता है। सिर्फ उस पर चलने वालों को रिवॉर्ड नहीं मिलता है, बनाने वालों को मिलता है। कौन कौन सी कंपनियां आपके हिसाब से एआई की वो सड़क बनाने वाली कंपनियां हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।